सरेंडर और मान लो हार, वायरस को है जीने का अधिकार। वो वायरस भी एक प्राणी है, हम भी एक प्राणी हैं। हम अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, हम समझते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, लेकिन वो प्राणी भी जीना चाहता है और उसको भी जीने का अधिकार है। कोरोना से बचाव का देसी सूत्र, बजाओ शंख और पियो गौमूत्र। प्रतिदिन गौमूत्र अर्थ लेती हूँ और इसलिए मुझे अभी कोरोना के लिए कोई औषधि नहीं लेनी पड़ रही है, ना ही मैं कोरोना ग्रस्त हूँ और ना ही ईश्वर मुझे करेगा, क्योंकि मैं उस चीज का, उस औषधि का उपयोग कर रही हूँ। तीसरी लहर से पहले हम क्या करेंगे? हवन करेंगे, भजन करेंगे, हवन करेंगे। किस प्रकार का आजकल आयुर्वेदिक औषधियों का भी बड़ा महत्व है अपने आप में। जितने भी इस प्रकार की चिकित्सा पद्धति है देश में, उसका उपयोग अलग अलग तरीके से लोग करते हैं। एक तरफ विज्ञान और दूसरी तरफ गोबर ज्ञान। टीका और टोटका में दंगल, कौन करेगा मंगल? टीका वर्सेस टोटका। संकट काल जारी है, आफत काल जारी है, कोरोना काल जारी है और इसी अवधि में लोकतंत्र का मेला भी सजा, आस्था का मेला भी सजा। हालांकि उत्सव तो टीके का भी मना पर फीका रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीका वर्सेस टोटका। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज देश में कोरोना के खिलाफ हथियार ढूंढने दो सेनाएं लगी हुई हैं। एक तरफ है विज्ञान के सिपाही जो कोरोना की काट खोज रहे हैं, दूसरी तरफ है वो स्वघोषित सिपाही जो कोरोना की काट खोज भी चुके हैं। गौमूत्र, यज्ञ, हवन, शंख, देश किसकी ओर देखे, किससे उम्मीद रखे? कोरोना को साइंस हराएगा या ये अपना ही ज्ञान बांटते लोग? ये सड़कों पर सैनिटाइजेशन के नाम पर हवन का धुआं उड़ाते लोग जो अस्थमा मरीजों की दिक्कत बढ़ा सकते हैं। सरकारें भी किस आधार पर निर्णय ले रही हैं? वैज्ञानिक जगत कुछ भी कहता रहे, उनकी राय तभी मानी जाती है जब पानी सिर के ऊपर चला जाए। आज बहस इसी पर, क्योंकि टोटकों की बात करने वालों को कोई भी खुलकर खारिज नहीं कर रहा। क्या हम क्लूलेस हैं? सब होने दिया जा रहा है महामारी से लड़ाई के नाम पर। तो आज बहस करेंगे। पहले आज के सवाल जान लेते हैं। सवाल नंबर 1, क्या भजन से भागेगा, हवन से हारेगा कोरोना? भगवान भजन गाइए, हवन करिए और उम्मीद रखिए कोरोना हार जाएगा। दवाइयों के नाम पर जो कुछ भी हमारे पास अवेलेबल है, 2DG, रेमडेसिविर, इन पर क्या गौमूत्र की गोली भारी हो चुकी है? ये वो दूसरा सवाल है जिसे खंगालने की कोशिश करेंगे। हाल ही में ये खुशखबरी मिली कि 2DG अब हमारे पास है। रेमडेसिविर की किल्लत से देश जूझता रहा, कहीं उन लोगों से गलती तो नहीं हो गई? उन्हें इन दवाइयों की जगह गौमूत्र के पीछे भागना चाहिए था। तो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या दवाइयों पर गौमूत्र की गोली भारी पड़ रही है उन लोगों के हिसाब से जो स्वघोषित सिपाही हैं। एक और सवाल है, अब देखिए, आप उनसे कुछ देर बातचीत करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी उनकी जानकारी है। जानकारी में वो है जीरो। तो फिर मीडिया के कैमरे पर आकर ज्ञान के हीरो क्यों बन जाते हैं? और एक और अहम सवाल है कि वैज्ञानिक अपने स्तर पर राय देते हैं, उनसे रायशुमारी होती है। कई समितियां बनी हुई है देश में भी, प्रदेश में भी, जिसमें वैज्ञानिक हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, उनसे रायशुमारी की जाती है। वो अपनी राय भी बताते हैं, वो अपनी स्टडी के बारे में भी सारी कुछ चीजें साझा करते हैं, लेकिन उन पर कितने फैसले हो पाते हैं? ये वो अहम सवाल हैं जिन्हें आज खंगालने की कोशिश करेंगे टोना वर्सेस टोटका में। सवाल एक बार फिर अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए और आप भी सोचिए, भजन हवन से क्या हम कोरोना से जीतने वाले हैं या फिर साइंस हमें जीत दिलाएगा? 2DG जैसी दवाइयां अब जब लोगों के लिए संजीवनी बनती बताई जा रही है, तो क्या उसे भूल जाएं और गौमूत्र की शरण में जाएं? जानकारी का अभाव फिर भी ज्ञानवीर बने हैं और वैज्ञानिक राय पर कितने फैसले हो पाते हैं, इन्हीं पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं।
मनीष पारीक जी बीजेपी की ओर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आर तिवारी जी कांग्रेस नेता हैं मेरे साथ जुड़ रहे हैं, राजेंद्र श्रीमाली जी धर्मगुरु हैं, डॉक्टर नगेंद्र शर्मा सीनियर न्यूरोसर्जन और अवधेश अकोदिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। शुरुआत राजेंद्र श्रीमाली जी आपसे करना चाहता हूं। ये जो साध्वी या फिर कुछ ऐसे चेहरे जो राजनीतिक पदों पर अपनी पहचान रखते हैं, उनके हिसाब से तो वैज्ञानिक फालतू में मेहनत कर रहे हैं, देश बेकार में वैक्सीन का इंतजार कर रहा है, हमें तो गौमूत्र की शरण में चले जाना चाहिए। राजेंद्र जी नहीं सर, वैज्ञानिक अपनी जगह पे श्रेष्ठ है, डॉक्टर अपनी जगह पे श्रेष्ठ है, पंडित जी अपनी जगह पे श्रेष्ठ है, और जो संत साधु है अपनी अपनी जगह पर सभी श्रेष्ठ है, और सभी को हिल मिलकर ही यह कार्य करने से देश का और संपूर्ण विश्व का भला होगा। अकेला व्यक्ति चना नहीं बड़ा बांट सकता, वो स्थिति रहेगी, सबको मिलकर ही काम करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो रोग बना हुआ है वायु प्रदूषण के कारण ये रोग लेकिन बना हुआ है। अगर कोई साध्वी टाइप या बाबा टाइप कैरेक्टर मीडिया के कैमरे पे बोले कि गौमूत्र का सेवन करने से मुझे आज तक कोरोना नहीं हुआ, कोई बाबा टाइप कैरेक्टर गौमूत्र पार्टियां बुलाए जो कि इस देश में हुई, तो फिर क्या मैसेज जाता है भक्तों के बीच में? वो क्या कर रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि अपना जो शरीर है, मनुष्य का शरीर को शुद्धिकरण के लिए पंचगव्य का विधान है, जिसके अंदर गाय का दूध, गाय का घी, शहद और गाय के जो दही, दूध, घी, शक्कर है, जो पंचगव्य जो बनते गाय का गोबर भी उसके अंदर आता है, इनसे आपको लेने से आपके शरीर का शुद्धिकरण होता है, आपके शरीर के तो हम कोरोना से बच जाएंगे? मिलती है। क्या वो सुरक्षा कवच है कोरोना के खिलाफ? वो एक कोरोना शब्द का अपन प्रयोग नहीं कर सकते। वह संपूर्ण जो भी रोग होते हैं या अपने जो शरीर के अंदर अपन कहते हैं अपने जो पाप किए उसका पापों का शोधन भी कह सकते हैं। हम सभी धर्मी है, ये तो नहीं कह सकते हमारे द्वारा ज्ञात अज्ञात अनेक प्रकार के पाप भी होते हैं। तो सभी को अशुद्धिकरण जो शरीर में भाई ये आंतरिक जो नहीं, लेकिन देखिए हाल के दिनों में ये समाचार आया कि साधु संतों को भी कोरोना हुआ है कुंभ मेले के टाइम पे। मैं ये कह रहा हूं कि जिनकी जिम्मेदारी है धर्म को दिशा दिखानी चाहिए थी आगे बढ़कर, वो दिशा भटक गया, क्यों? हाँ, क्योंकि ऐसा है जिससे फिर आपको तो मालूम है कि ये रोग इससे बढ़ता है, पास में रहने से ये रोग बढ़ता है, वायु के द्वारा ये फैलता है। उसके अंदर उन्होंने सहयोग किया तो उनको भी परेशानी हुई, कई पंडितों को भी, कई पंडित भी मर गए इसके अंदर। उन्होंने भी कोरोना वाले के साथ में ऐसा कोई काम किया तो उनको भी मृत्यु हो गई। तो वाकई में ये रोग तो है, ये भयंकर विषाक्त अपना रूप बता रहा है। ये सब जानने के बावजूद वो जो धर्म को दिशा दिखाते हैं वो दिशा भटका रहे हैं। इसीलिए मैंने जानने की कोशिश की क्यों। मैं आगे राजेंद्र जी आपके पास आऊंगा, लेकिन डॉक्टर नागेंद्र मैं आपको लाना चाहता हूं इस डिबेट में। देखिए, जिस प्रदेश में भोपा समाचार बनते हो, सुर्खियां बटोरते हो, बच्चों को दागा जाता हो, उस प्रदेश में इस तरह की एक भी फुलझड़ी दरअसल सुतली बम से ज्यादा घातक हो सकती है। नगेंद्र जी। जी देखिए, जब से कोरोना की बीमारी पूरे विश्व में महामारी के रूप में फैली है, सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी अभी तक भी पूरी तरह से कोई वैज्ञानिक इतनी शोध करने के बाद भी हम आज इस नतीजे पे नहीं पहुंचे हैं कि इसका नेचर क्या है। हर बार ये अपना वायरस रूप बदल रही है, हर बार इसका म्यूटेशन हो रहा है, और जैसे जैसे म्यूटेशन हो रहा है ये उतनी गंभीर और घातक हो रही है। जब हमें इसकी प्रामाणिकता ही मालूम नहीं है और पूरा विश्व के वैज्ञानिक, चिकित्सक, सब समुदाय लगे हुए हैं कि इसका इलाज किस तरह से किया जाए। देखिए, पहली लहर आई थी जब इसका स्पेन, इटली, फ्रांस, अमेरिका, ये लोग इस बात पर जोर भी नहीं समझ पाए कि इसका कारण क्या है और ये लोग क्यों मर रहे हैं। मैं स्पेन और इटली के वैज्ञानिकों को और चिकित्सकों को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने पहली बार पोस्टमार्टम करके, ऑटोप्सी करके इसकी वैज्ञानिक प्रामाणिकता सिद्ध की कि कोरोना में कॉज ऑफ डेथ क्या है। अब उन्होंने पाया कि इसका मुख्य कारण शरीर में रक्त का थक्का जमा देती है, पूरे शरीर में रक्त प्रवाह को बंद कर देती है, और
रक्त प्रवाह बंद होने के कारण फेफड़ों में ऑक्सीजन की कमी होती है, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होती है, शरीर में सब तरह से कार्य स्थिरता आ जाती है। उसके बाद कुछ गाइडलाइंस इटली और वो गाइडलाइंस उन्होंने अपने शहर के मरीजों में, अपने लोगों में पूरी तरह से जांच परख करके, मेडिकली प्रूव करके पूरे विश्व में जारी की। होता क्या है ना डॉक्टर, मैं आपको बता दूं, आप देखिए जब गाइडलाइंस दी जाती है तो वहां पर ये उम्मीद की जाती है कि लोग फॉलो करेंगे। आप उड़ीसा का एग्जाम्पल देखिए, सरकार ने कहा मंदिर में नहीं जाना है, कोई भी उड़ीसा का नागरिक अपने मन से मंदिर की तरफ रुख करने को तैयार नहीं है। अब तो गाइडलाइंस जब दी जाती है तो उसे फॉलो करना है, लेकिन अब आप देखिए सड़कों पर हो क्या रहा है। हवन का धुआं सैनिटाइजेशन के नाम पर फैलाया जा रहा है, जो कि हो सकता है कि अस्थमा मरीजों के लिए प्रॉब्लम का कारण बन जाए। और एक तरह से उन्हें नहीं रोककर आप बेसिकली उस कदम पर मुहर लगा रहे हैं कि उससे चीजें ठीक हो सकती हैं, आपको कोरोना नहीं होगा, सैनिटाइज हो जाएंगी चीजें, है ना डॉक्टर नगेंद्र? नहीं, ये कभी भी सत्य नहीं हो सकता। ये आस्था का विषय बन सकता है, लेकिन किसी कोरोना जैसी भयंकर महामारी का इलाज का कोई साधन नहीं बन सकता। आज देश और विदेश जिस तरह की परिस्थिति से गुजर रहे हैं, और अभी तो इसके कॉम्प्लिकेशन देखिए। ये मैं एक न्यूरोसर्जन हूं, पिछले 40 साल से न्यूरोसर्जरी कर रहा हूं, 15 से 20 हजार ऑपरेशन मेरे हाथों से कर चुका। मैं खुद इसका एनालिसिस डेली करता हूं। इसके देखिए, सबसे पहले इसने लंग्स को इन्वॉल्व किया, उसकी प्रामाणिकता की लंग्स में किस तरह से मरीजों को मार रही है, ये स्पेन और इटली के डॉक्टरों ने प्रूव किया। उसके बाद ये आया कि हार्ट को भी, इस लहर में सबसे ज्यादा मरीज आपको पता है कोरोना से ठीक हो गए, जो घर पे गए वो हार्ट अटैक से मर गए। मेरे बहुत ही अजीज मित्र और रेस्पेक्टेबल पत्रकार विजय सरदाना जी इस चीज का एग्जांपल है कि पूर्ण से ठीक होकर के सडनली वो कोलैप्स हो गए हार्ट अटैक से। अब ये भी कॉम्प्लिकेशन निकल गया है। अब ये ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस का प्रॉब्लम आ गया। हाँ? ये भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। चौथा जो सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है, अगले 15 दिन में पूरा हिंदुस्तान इस चीज को झेलेगा, वो है मानसिक स्तर पे ब्रेन को अटैक करने जा रही है। मैं रोज 50 से 100 कॉल अटेंड कर रहा हूं, और कोरोना के मरीज जो ठीक होकर घर आ गए हैं, उनके तरह तरह के ब्रेन के सिम्टम आ रहे हैं। ठीक है सर, तो ये विषय आस्था के हो सकते हैं। यही मैं कह रहा हूं कि साइंस के जो सिपाही हैं वो लगातार स्टडी में लगे हैं, इसके बावजूद भी कहीं उनके प्रयास को हम व्यर्थ करने पर तो नहीं तुले हैं। और इसीलिए अब मेरा सवाल मनीष पारीक जी आपसे है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर हैं उषा ठाकुर जी, वो कहती हैं सुबह 10 बजे यज्ञ करो, तीसरी लहर नहीं आएगी। बीजेपी का एक कद्दावर चेहरा कहता है कि भाई साहब वो भी, कोरोना भी एक जीव है, उसे जीने का अधिकार है। वहीं तीरथ सिंह रावत जी कह देते हैं कि मां गंगा की कृपा से कोरोना नहीं फैलेगा। ये सब वो चेहरे हैं जिनकी तरफ लोग देखते हैं, जिनसे कुछ वो सीखना चाहते हैं, और उसी बीच साध्वी प्रज्ञा आके कह देती हैं कि मैं गौमूत्र लेती हूं, कोरोना नहीं हो सकता मुझे। तो बीजेपी के किसी भी बड़े लीडर ने आकर इन बयानों को खारिज क्यों नहीं किया सिरे से? क्यों उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रहने दिया गया? को कोरोना का इलाज करके समझेगा नहीं, ये जन आस्थाओं का विषय हो सकता है। पॉजिटिविटी सीक्रेशन की बात एक होती है, तो आदमी को मन लगाए रखने के लिए होता है। मैंने जैसे कहा अभी डॉक्टर साहब ने कि अब वो ब्रेन पर अटैक होगा, जो एक पॉजिटिविटी चाहिए, सकारात्मकता चाहिए, उसके लिए ये हो सकता है कि आप धार्मिक आध्यात्मिक एस्पेक्ट पे जाएं, तो आपका मन शांत हो सकता है, उस पर डाइवर्ट हो सकता है, कंसंट्रेट हो सकता है। लेकिन इलाज नहीं है, इलाज तो वैक्सीन है, जिसने बनाया है। करे ना पॉजिटिव, मैंने आपको कहा उनको बचना चाहिए, बाहर ना निकले। और जब कोरोना हवा से फैल रहा है तो यही धुआं कोरोना को लेकर कैरी कर सकता है। नहीं, बिल्कुल मैंने आपको कहा, ये अस्थमा वाली बात तो कम से कम है ही। जो अगरबत्ती के धुआं से अगर अस्थमा पेशेंट को दिक्कत होती है तो निश्चित तौर पर ये होता होगा। लेकिन मैंने आपको कहा कि इसको कोई कोरोना के इलाज के नाते नहीं देख रहा है। वैक्सीनेशन तो सभी करा रहे हैं, और ये स्थिति भी अब भारत की तकनीक उन्नत हुई है। आपने देखा कि हमको अंग्रेज लोग अपनी प्रयोगशालाओं में घुसने नहीं देते थे, तो हमने अपनी प्रयोगशालाएं खड़ी कर ली, और आज सबसे ज्यादा जो वैक्सीनेशन बनाने का काम है वो भारत कर रहा है, पेनिसिलिन कर रहा है। मनीष जी, मेरा सवाल क्या है, इस तरह के बेतुके बयानों को कोई भी बड़ा लीडर आकर खारिज क्यों नहीं कर सकता? इसीलिए करता नहीं है क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं। मनीष पारीक और क्या जवाब? तिवारी जी मैं आपके पास भी आऊंगा, प्लीज इस तरह से अभी बीच में ना बोले। मैं आपके पास भी आ रहा हूं, मैं आपसे भी सवाल पूछूंगा। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं मनीष पारीक जी कि अगर इस तरह का बयान आया, मान लीजिए कांग्रेस का एक सजेशन आता है, तो क्या तड़ातड़ आप लोग पीसी करते हैं?
तो अगर आप ही के लीडर इस तरह के बयान देते हैं तो उसे खारिज करने में आप देर क्यों लगाते हैं? सिंपल सा सवाल है, खारिज कीजिए कि भाई ये अगर इससे पॉजिटिविटी मिल रही तो घर में बैठ के करो, वैसे ये इलाज नहीं है, हम ढूंढ रहे हैं, हम कोशिश करेंगे खोजने की। जी, मैंने आपको कहा एक संगठनात्मक आधार पर एक इंस्ट्रक्शन हो सकता है अंदरूनी, लेकिन तकनीकी जानकारी है नहीं तो कौन कहेगा और कौन मानने वाला है तकनीकी। साध्वी प्रज्ञा जी अगर डॉक्टर हैं तो उनकी बात मरीज सुनते हैं, लेकिन अगर कोई डॉक्टर नहीं है तो उसको वैसे भी कोई सुनने वाला नहीं। बीजेपी भक्तों को नहीं पहचानती है तो फिर कौन पहचानेगा? मनीष पारीक जी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं उसके कारण अनुसरण हो रहा है, एक बात। दूसरी बात, ये जो आपने खुद नहीं कहा ये बेतुके बयान है। हाँ। अब बेतुके बयान पे क्या बेतुकी सफाई, तो मैं तो ये समझता हूँ तिवारी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप वो पार्टी है जिन्होंने साइंस को खारिज किया था शुरुआती दौर में। आर तिवारी जी, आपने आपने साइंस को खारिज किया था सर, आप कैसे नकारेंगे? आप कह रहे थे बीजेपी की वैक्सीन, आप कह रहे थे भगवा वैक्सीन, शुरुआत में तो साइंस को आपने खारिज किया। ये सारा दुष्प्रचार है मीडिया का, अखबार का। कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने इस सर, देश आप ही के राजस्थान के लीडर्स ने कहा था मैं ये वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, मुझे दूसरे प्रदेश में जाने की जरूरत नहीं है। अलग बात है कि राजनीतिक विचारधारा का विरोध था, हमने कभी तो मना विरोध नहीं के किया। नाम पर आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे? अरे वो एक बात थी, लेकिन इस देश में वैज्ञानिक रूप से जो कुछ प्रगति हुई कांग्रेस के शासन में हुई। हाँ, लेकिन जैसे वैक्सीन पर कुछ हुआ, देखिए आर तिवारी जी, वैक्सीन को लेकर आप ही लोगों ने कहा कि दुनिया भर से वैक्सीन को संभावनाओं को तलाशो और उन्हें तुरंत में इमरजेंसी यूज के लिए परमिशन दिलवाओ। वही चीज जब इंडिया की वैक्सीन पर हो रही थी तो आपने कह दिया नहीं हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा, कांग्रेस के अलावा अदर कोई अगर पार्टी के शशि थरूर जी का ट्वीट था, हमारी नहीं है। हम शुरू आपकी से कह रहे हैं प्रेस वार्ता थी दिल्ली में, वैज्ञानिक नीति के आधार पर ही कोरोना से लड़ा जा सकता है। और आज हम जब ये कह रहे हैं सर, जब आपने भगवा वैक्सीन कहा तो आप वैक्सीन पर सवाल ही ना उठा रहे थे। वो एक राजनीतिक विरोध की बात हो सकती है, लेकिन देश के करोड़ों लोगों की तो उस राजनीतिक विरोध का खामियाजा कौन भुगतता सर? समर्थन कर रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसदों की पार्टी के नेता, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आपके चाहे आप मुझे ये बताइए कि अगर आप भगवा वैक्सीन बोलते हैं तो राजनीतिक विरोध के तौर पर आप लोगों के मन में शंका तो डालते हैं ना सर, और फिर उसी से जुड़ा सजेशन देते हैं कि आप दुनिया भर में संभावनाएं खंगाल कर जल्दी से उसे परमिशन दो। हमने तो ये कहा ना कि दुनिया के अंदर जब वैक्सीन ही इसका इलाज है तो देश में वैक्सीन का उत्पादन तेजी से क्यों नहीं बढ़ाना चाहते हम? और देश के नेता नितिन गडकरी ने खुद ने कहा, पर क्या देश की 10 बड़ी सिर्फ कंपनियों को राजनीतिक देना विरोध के चाहिए। नाम पर वैक्सीन का विरोध कर आप नेगेटिव मैसेज नहीं दे रहे थे लोगों के बीच में? गया ना नेगेटिव मैसेज? ना हमने अरे भाई, आप शुरुआती दौर में वैक्सीनेशन की गति देखिए और अभी देखिए। ये सब मीडिया का कुप्रचार है स्वप्निल जी। हमने कभी नहीं कहा। जिस देश के अंदर सुई से लेकर आणविक बम बनाने की प्रक्रिया में कांग्रेस शामिल रही हो, वो देश में इन वैज्ञानिक नीतियों के साथ में है और थी और रहेगी। हाँ। हम सब विज्ञान को मानते हैं। अस्पताल कम पड़े ना, इसी कोरोना काल में अस्पताल कम पड़े ना, बेड भी कम पड़े, ऑक्सीजन प्लांट्स भी कम पड़े, इंजेक्शंस भी कम पड़े। हमारी है अचानक देश के अंदर किसी अस्पताल में एक साथ अगर 100 मरीज जाएंगे, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा था वो भी कांग्रेस के शासनकाल का इंफ्रास्ट्रक्चर है। शौचालय के अंदर किसी का इलाज नहीं हुआ। मैं अगले राउंड में आपके पास ना कानून व्यवस्था से जुड़े कुछ सवाल लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले अब मुझे अवधेश अकोदिया जी को भी इस डिबेट में शामिल करना है। उसके बाद मैं इस डिबेट को ओपन कर दूंगा। अवधेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अवधेश जी, सबके लिए पहला मौका है, पूरी की पूरी जनरेशन, उससे पहले की पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, सबके लिए एक टर्निंग पॉइंट है। और हम क्या मैसेज दे रहे हैं? हम क्या मैसेज दे रहे हैं? अगर इतना भरोसा है गौमूत्र पर और इन चीजों पर, तो वैक्सीन दूसरों को देने की जगह गौमूत्र भेज दिया जाता। बिल्कुल स्वप्निल जी, देखिए जब देश आजाद हुआ था अपना, तो देश के जो कर्णधार थे जिन्होंने हमारे भारत की नींव रखी, भारत का संविधान बनाया, उन लोगों ने ये कहा था कि हम भारत के जो लोग हैं ना, उनमें साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित करना सबसे बड़ा काम है। हाँ? तो आप कितना साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित हुआ है ये देख रहे हैं आप। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आयुर्वेद है, जिसमें गोमूत्र आता है, जिसके अंतर्गत वो जो मेडिसिन की एक साइंटिफिक ब्रांच है, वो भी वहां भी रिसर्च होते हैं, दवाइयां बनती हैं, वो बनते हैं। लेकिन इस तरह की जो बात कहते हैं ना, वो आयुर्वेद को भी गाली देते हैं।
देखिए, गोमूत्र एक अच्छी चीज है, लेकिन इसमें गाय कौन सी होनी चाहिए ये भी लिखा हुआ है। वो गाय हाइब्रिड नहीं होनी चाहिए, वो गाय पॉलीथीन खाने वाली नहीं होनी चाहिए। आप यदि उसका मूत्र पिएंगे तो वो जहर की तरह काम करेगा। पहले जो गाय थी यहाँ पे, अपनी देसी गाय थी, वो चारा खाने के लिए घूमती थी, जड़ी बूटियां खाती थी, तो उसका जो मूत्र होता था वो फायदेमंद होता था। आयुर्वेद के अलग अलग पद्धतियों में वो काम आता था, लेकिन ऐसे काम नहीं आता था कि कुछ भी हो जाए आप गोमूत्र पी लीजिए उससे ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता था। बाकायदा जो आयुर्वेद में रिसर्च करते थे वो उसको रिकमेंड करते थे, जिस तरह से एलोपैथी में बाकी मेडिसिन की ब्रांच है उनमें करते हैं, उसी तरह से वहां करते थे। तो जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, मेरे हिसाब से दो कैटेगरी है उनकी। एक तो करते हैं वो सुर्खियां पाने के लिए कि किसी तरह से वो लाइमलाइट में आ जाए। उनका ना तो आयुर्वेद से ना गाय से, दोनों में कोई श्रद्धा उनकी नहीं है, ना धर्म में श्रद्धा है ऐसे लोगों की। जैसे हवन की बात आई, हवन यहाँ पे पारिक जी बैठे हैं, तिवारी जी बैठे हैं, श्रीमाली जी बैठे हैं, आप उनसे पूछ लीजिएगा क्या हवन ऐसे किया जा सकता है कहीं भी बैठ के? उसकी एक पद्धति होती है पूरी, उसका एक मुहूर्त निकाला जाता है। क्या ये मुहूर्त है सही करने का, सब चीज करने का? इस तरह के धार्मिक कार्य करने का मुहूर्त अभी चल रहा है, शुभ मुहूर्त निकल सकता है अभी इसमें, तो ऐसे कार्य किए जा सकते हैं इसमें। तो इस तरह के जो लोग हैं वो ना धर्म को समझते हैं, ना आयुर्वेद को समझते हैं, सिर्फ उसका मखौल उड़ाते हैं अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए। की हिम्मत कोई नहीं दिखा पाता, ये भी अपने आप में एक समस्या है। देखिए, वो स्वप्निल जी, उसके पीछे राजनीतिक कारण है, क्योंकि जो इस तरह के बयान देते हैं, आप एक एक करके चेहरे पहचान सकते हैं कौन इस तरह के बयान देते हैं। वो जो धर्म की राजनीति है उसके वो फायर ब्रांड चेहरे हैं, तो वो उनके काम आते हैं पॉलिटिक्स में। तो राजनीतिक हित साधने के लिए जो लोग काम आते हैं, वो जब बेतुके बयान देते हैं वो भी अच्छे लगते हैं। जैसे मनीष पारिक जी ने अभी कहा, आपसे कहा, आपने सफाई उनसे मांगी कि आप माफी क्यों नहीं मांगते हैं? उन्होंने कहा बेतुक के बयान पर बेतुक की क्या माफी मांगनी? अरे बयान बेतुक का, इसलिए ही तो माफी मांगनी है आपको, सफाई देनी है, उनको डांटना है। आगे से आप उस तरह के बयान नहीं दें, इस तरह की हरकत नहीं करें जिससे आयुर्वेद बदनाम हो, हमारा धर्म बदनाम हो, महामारी के ऐसे समय में लोगों का ध्यान बटे। किस तरह से चीजों के बचाव में आते हैं। जब कुंभ मेले पर सवाल उठे, मनीष पारिक जी, ये जवाब तो मैं आपसे लेना चाहता हूं, जब कुंभ मेले पर सवाल उठे तो किसानों के आंदोलन को आरोपों के केंद्र में ला दिया गया। मैं किसान बिल पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस पर जाऊंगा भी नहीं, मैं लोगों के जमावड़े की बात कर रहा हूं। मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि जब कुंभ पर सवाल उठे तो उसका बचाव करने के लिए आप किसानों की भीड़ दिखाने लगे। भीड़ नहीं थी, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये भीड़ दिखाने का काम तो मीडिया का होता है, कौन से कैमरा किस जगह क्या करना है अलग बात है। लेकिन हाँ, दोनों बातें हैं। अगर जमावड़े बंद होने चाहिए, ये बात सही है, और इसमें जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको जितनी फेयरली और जितनी प्रखर तरीके से देश में नहीं हो पा रहा था से लेके भाजपा के कार्यकर्ता तक ने रखा है, सोशल डिस्टेंसिंग का एस्पेक्ट वो हुआ है। लेकिन अब आप कहेंगे कि चुनाव आ गए हैं, चुनाव आयोग ने उनको रखा है, तो वो चुनाव में पार्टिसिपेट सभी करते हैं, तो ये एक अलग बात है कि सर मैं आपसे ये बोलता हूं कि 25 साल में एक बार दर्शन करने का मौका मिले, वो कितनी बड़ी बात होती होगी। ये उड़ीसा में था, लेकिन सरकार ने कहा इस बार नहीं, उड़ीसा ने मान लिया इस बार नहीं। कुंभ को लेकर ऐसा स्टैंड आप क्यों नहीं ले पाए? आज क्यों उड़ीसा एक रोल मॉडल के तौर पर सामने आ रहा है महामारी से लड़ने के लिए? इसीलिए ना आप नहीं ले पाए। आपने इतने समय के बाद सजेशन दिया कि कुछ शाही स्नान गुजरने के बाद, अंतिम शाही स्नान से पहले आपकी बात को माना गया। क्या हिचक थी? संत महात्मा मारे गए तब इनको लेना पड़ा फैसला। स्वप्निल जी, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, जब भाखड़ा नांगल बांध कर आऊंगा आर तिवारी जी, आपके पास भी आऊंगा, उसमें आपका क्या रोल था वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मनीष पारिक जी जवाब दें। जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग एस्पेक्ट है वो और धारा 144 है वो दोनों अपनी जगह कायम है। अभी भी धारा 144 का मतलब यह है कि एक स्थान पर लोग इकट्ठे नहीं होने चाहिए और कोविड गाइडलाइंस की पालना करने के बाद में कुंभ में सिलेक्टेड लोगों का स्नान होना चाहिए, परंतु जो अनियंत्रित एस्पेक्ट होता है नहीं हुआ, और उसके सामने कदम उठाने में आप हिचक गए। हुआ ये उस समय, और इसलिए आर तिवारी जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि जब प्रदेश से लोग जा रहे थे कुंभ के लिए, आपने उनको समझा बुझाकर रोकने की कोशिश नहीं की, और जब कुंभ से लौटे तो आपने उनको 14 दिन क्वारंटीन करने की जहमत उठाना भी उतना जरूरी नहीं समझा, और फिर अब आप कुंभ पर सवाल उठा रहे हैं। ये प्रदेश में आपसे लैप्स हो गया। हमने कभी नहीं कहा कुंभ के मेले में जाने का आह्वान किसने किया? देश के प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है। तो आप यहां पर नहीं रोक सकते थे क्या?
देश के 5 राज्यों में लाखों आदमियों की भीड़ कौन इकट्ठी कर रहा था? तो चुनाव आयोग आप को दिशा निर्देश राजस्थानियों देने को की बचाने जिम्मेदारी के लिए किसकी उन्हें थी? जागरूक कर सकते थे ना आर तिवारी जी? हमने कोशिश करी, लेकिन कहाँ की थी? आस्था का प्रश्न है। आज राजस्थान की सरकार ने हमेशा 144 लगा रखी कि भीड़ से बचो। अरे सर, आपने कहा कि कुंभ से कुछ लोग लौटे जो कोरोना को लेकर आए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब वो लौटे तो उन लोगों को क्वारंटीन क्यों नहीं किया जा रहा था? अरे साहब, ये सारी बातें तब हुई जब ये पता लगा कि गांव के अंदर कोरोना फैल गया है। ये कुंभ के अंदर जाने तो वालों आपसे भी ने चूक गांव हुई के मानिए अंदर फिर। इस कदर महामारी, अनुमान लगाने में आपसे चूक हुई मानिए फिर। हाँ, ये चूक हुई, स्वीकार करते हैं ना। पूरे देश के लोगों से चूक हुई है। देश के लोगों को भ्रमित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जितनी बड़ी दोषी है, अच्छा, उनको माफ नहीं करने की आने वाली पीढ़ियां। ठीक है, मैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूं। दरअसल मेरे पास एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद इसी से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण विषय है जिस पर जवाब लेने की कोशिश करूंगा। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होता है।